अधिकार क्षेत्र से बाहर है, हमारे पास भेजिए, हम निर्णय देंगे। ठीक है, और प्रतिषेध रिट जारी करके उस कार्रवाई को रोक देता है। ठीक है, यानी प्रतिषेध रिट के तहत कार्रवाई चल रही है और रोक दिया जाता है। दूसरा उत्प्रेषण क्या हुआ कि उस समय जारी करता है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कर, दोनों में अधिकार क्षेत्र की बात हो रही है, जब अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अधीनस्थ न्यायालय निर्णय दे रहे हो या कार्रवाई करो तो दोनों रिट उसी समय जारी होता है। तो उत्प्रेषण में क्या हुआ कि अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय दिया हो तो सर्वोच्च न्यायालय उस समय उत्प्रेषण रिट के तहत वो याचिका अपने पास मंगाकर निर्णय देता है। और लेकिन इसमें था, प्रोविजन में था कि कार्रवाई अभी चल रही थी, निर्णय नहीं दिया गया था। उत्प्रेषण में क्या था कि कार्रवाई समाप्त हो चुकी है, निर्णय दिया जा चुका है। तो ये हुआ, लेकिन इस सब केसों में यही होना चाहिए कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होना चाहिए। पांचवा, अधिकार पृच्छा। अधिकार पृच्छा को वारंटो। अब ये क्या है अधिकार पृच्छा? देखिए, क्योंकि ज्यादातर जो है वो मौलिक अधिकारों का, देखिए कानून बनाए गए हैं लेकिन कानून का पालना कितना होता है, यानी कानून का पालन कितना होता है, ये बहुत जरूरी है। मौलिक अधिकार तो बना दिए गए हैं लेकिन इसका पालन कितना होता है, ये बहुत जरूरी बात है। तो आप ये देख रहे हैं कि हर जगह ये तभी हनन हो जा रहा है ज्यादातर जहां कानून का पालन न किया जा रहा हो या सही ढंग से न किया जा रहा हो। आप देख रहे हैं कि हर जगह सही ढंग की बात ही न्यायालय कर रहा है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो। जैसे आपने पहले वाले में देखा बंदी प्रत्यक्षीकरण में, वहां कानून का सही पालन नहीं हो रहा था, तब व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हुआ। और चाहे प्रतिषेध हो चाहे उत्प्रेषण हो, यहां कानून का भी सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय दे रहा है या प्रक्रिया में शामिल हो रहा है और उससे व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। यानी आप देख रहे हैं कि हमारा संविधान निर्माता कितना ज्यादा संवेदनशील थे कि कानून अब लेकिन फिर इसके बाद भी ये सिद्धांत ही रह जाता है, क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं कि सबसे ज्यादा व्यक्ति के अधिकारों का ही हनन होता है। अपने अधिकार के मदमस्त में चूर सरकारें व्यक्ति के अधिकारों का कितना हनन करती हैं, ये जग जाहिर बात है। ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आप सब जान रहे हैं। हम लोग जो हमने पहले बताया था कि हम लोग सिद्धांत पढ़ रहे हैं और सिद्धांत जो हम एक प्रकार के आदर्श हैं, आइडियल्स हैं हमारे समक्ष कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। शुड हम ऐसा कर रहे हैं कि नहीं, हमें ऐसा करना चाहिए या हम ऐसा कर रहे हैं कि नहीं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। इसी को कहते हैं संवैधानिक प्रारूपवाद। क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए संविधान है, क्या हो रहा है ये तो व्यवहार है जो आप देख रहे हैं हो रहा है। क्या हो रहा है ये आपसे बताने की जरूरत नहीं है। हर सिविल सेवा की तैयारी करने वाला व्यक्ति सबसे पहले पॉलिटिक्स में जीता है और पॉलिटिक्स में अगर वो जी रहा है तो वो देख रहा है क्या हो रहा है, लेकिन क्या होना चाहिए वो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, या जो आपको शिक्षक पढ़ाता है, सिविल सेवा की तैयारी कराता है, वो आपको दिखाता है कि क्या होना चाहिए। लेकिन मैं आपको क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, दोनों बताऊंगा, क्योंकि केवल पढ़ाना ही हमारा काम नहीं है, आपको जगाना भी हमारा काम है। आपको जीवित बनाना बहुत छोटी बात है, हमें आपको जीवंत बनाना है। जीवित और जीवंत में बहुत फर्क होता है। जीवित तो सभी हैं, एक वेंटिलेटर पर बैठा व्यक्ति जिसकी सांसें जबरदस्ती चलाई जाती हैं वो भी जीवित रहता है। वेंटिलेटर पर आए व्यक्ति की सांसें जबरदस्ती चलाई जाती हैं लेकिन आप उसको मृत नहीं कहते हैं, वो भी जीवित है लेकिन वो जीवंत नहीं है।
उसके अपने कोई विचार नहीं है, उसकी कोई अपनी भावना नहीं, उसकी कोई अपनी सही के प्रति क्रियाविधि नहीं है। हम आपको जीवंत बनाने का प्रयत्न करेंगे कि आपको सही और गलत का भान हो, ज्ञान हो, उनके प्रति सम्मान हो आपके मन में। ये हम ले जाना बहुत जरूरी है। तो क्या होना चाहिए वो तो आर्टिकल्स के रूप में आपको बता रहा हूं। क्या हो रहा है ये विभिन्न क्रियाविधियों के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको बता रहा हूं और समय समय पर चीजों को बताता रहूंगा। ठीक है ना। गुरु का कर्तव्य जीवित बनाना ही नहीं होता है, अपितु आपको जीवंत बनाना भी उसका प्रथम कर्तव्य है, और वो जरूर करूंगा। खैर गुरु नहीं, हम लोग तो आपके गाइड हैं, मार्गदर्शक हैं। ठीक है ना। गुरु केवल माता पिता ही हो सकते हैं। आइए पांचवा अधिकार परीक्षा। पांचवा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या मतलब हुआ? अपने इस आदेश के तहत सर्वोच्च न्यायालय किसी भी सार्वजनिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति के वैधता की जांच करता है कि वह व्यक्ति अगर गद्दी पर बैठा है, किसी सरकारी गद्दी पर बैठा है या किसी सरकारी पद पर बैठा है, तो वह जिस पद पर वह बैठा है, जिस गद्दी पर वह बैठा है, उसका बैठना वैध है कि अवैध है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती किसी पद को हथिया लिया है। देखिए, अब जबरदस्ती किसी पद को हथिया लिया है तो उससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, क्योंकि अगर गलत व्यक्ति गद्दी पर आ गया तो जाहिर सी बात है सही व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर रहा है। लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता का हनन हो जा रहा है, क्योंकि आप तो योग्य थे नहीं, हम योग्य थे, और आप जबरदस्ती बैठ गए गद्दी पर। कहीं भाई भतीजावाद या भ्रष्टाचार के आप परिणाम हो? कैसे बैठ गए आप? ये तो हमारे योग्यता का हनन है, ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन है। तो इससे उस व्यक्ति का पद पर बैठने की वैधता की जांच सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगर वो वैध रूप से गद्दी पर बैठा तो भाई आदेश देगा आप बने रहो, और अगर अवैध है तो व्यक्ति को तत्काल उस पद से बर्खास्त कर देगा। आप देखिए कि जो पांचों रीटें हैं ये बहुत बड़े क्षेत्र में लागू हो रही हैं, और इन पांचों रीटें से सर्वोच्च न्यायालय जो है उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का रक्षण करता है जो उसके पास पहुंचता है, उसके अधिकारों की वो रक्षा करता है, आदेश जारी करता है। कितना कर रहा है ये अलग की बात है। हालांकि अभी भी भारत में बहुत हद तक सर्वोच्च न्यायालय से न्याय की आशा हम भारतीयों को रहती है। ठीक है ना। और आप देखिए देश के बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े जालसाज अगर कुछ महीने भी जेल के अंदर हैं तो ये सर्वोच्च न्यायालय की देन है, ये उच्च न्यायालय की देन है। आप ऐसे इनकार नहीं कर सकते हैं। जिन बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों को जेल में जाने की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, अगर वो जेल के अंदर हैं आज तो वो न्यायालयों की ही देन है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की ही देना। आप ऐसे इनकार नहीं कर सकते हैं। बहुत मामलों में लग सकता है कि अन्याय हो रहा है, लेकिन आज अगर अपराधियों का जेल के अंदर रहना संभव हो पाया तो आप न्यायालय की भूमिका से इनकार नहीं कर सकते। और न्यायालय तो इतना ज्यादा सक्रिय हो गया कि जुडिशियल एक्टिविटीज, न्यायिक सक्रियता चर्चा का विषय हो गया है इस समय। तो इतना आसानी से हम न्यायालय को नहीं इनकार कर सकते हैं कि वो नहीं कर रहा, बहुत मामलों में दिखता है। आर्टिकल 32 की बात हो गई है। अब आइए इसके तीसरे खंड की बात करें हम। आर्टिकल 32(3) भाग 3। आर्टिकल 32 का भाग 3। आर्टिकल 32 के भाग 3 के तहत यह कहा गया है कि यदि संसद चाहे तो वह ये जो याचिका जारी करने का जो अधिकार है या आदेश और निर्देश जारी करने का जो अधिकार है वो अन्य न्यायालयों को भी दे सकती है। अब अन्य मतलब ये जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार की सुनवाई का अधिकार है या उसके मौलिक अधिकारों के हनन के रक्षण के लिए जो याचिकाएं जारी करने का अधिकार है,
संसद चाहे तो यह अधिकार अन्य न्यायालयों को भी दे सकती है। भाई अन्य न्यायालय में तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय तो होंगे नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मिले चुका है 1 के तहत, 2 के तहत, और अनुच्छेद 226 के तहत 226 के तहत उच्च न्यायालय को भी मिल चुका है। तो बचा कौन? अधीनस्थ न्यायालय ही तो बचा। ये एक बड़ा प्रयास भी हमारे संविधान निर्माताओं को हो सकता है कि न्याय को बिल्कुल धरातल तक भी ले दिया जाए, माने जमीनी तक ला दिया जाए, यानी न्याय को नीचे तक पहुंचा दिया जाए। यानी किसी समय अगर व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों का रक्षण संभव ही नहीं दिख रहा है और वह व्यक्ति उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो क्यों ना इन अधिकारों को जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, वहां तक पहुंचा दिया जाए। हालांकि आज तक संसद ने यह किया नहीं, अभी तक यह अधिकार केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही प्राप्त है। लेकिन अगर संसद चाहे तो ऐसा कर सकती है कि इन अधिकारों का विस्तार अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट तक, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक भी कर सकता है। यह आर्टिकल 32(3) हमारे संविधान निर्माता व्यक्ति के मौलिक अधिकार के प्रति कितना ज्यादा संवेदनशील थे, ये बताने की जरूरत नहीं, वो दिख रहा है। अगर नहीं दिखता तो वो केवल वहीं तक रुक जाते, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को देकर। उन्हें लग रहा है कि अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो अधीनस्थ न्यायालय तक भी पहुंचा दो भाई। हाँ, नहीं पहुंच, अभी तक संसद ने ऐसा निर्णय नहीं दिया है कि इनको अधीनस्थ न्यायालय तक पहुंचा दिया हो, लेकिन वो चाहे तो किसी और को दे सकता है। अब आइए आर्टिकल 32(4). आर्टिकल 32(4) क्या कह रहा है, ये जानना जरूरी, अंतिम भाग इसका है, क्योंकि अब हम लोग आर्टिकल 32 के डिस्कशन पर ये अंतिम भाग तक पहुंच गए हैं, आर्टिकल 32(4) तक। आर्टिकल 32(4) ये कह रहा है कि इस भाग में जो मौलिक अधिकार दिया गया है, जो आर्टिकल 32 के तहत जो अधिकार दिया गया है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय किसी को, इसको निलंबित संवैधानिक प्रावधान के तहत ही किया जा सकता है। ठीक बात समझिए इसको, कि इसका निलंबन, यानी आर्टिकल 32 के तहत जो अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है या व्यक्ति को दिया गया है, 32(1) के तहत व्यक्ति को दिया गया है, 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है, इस अधिकार का जो निलंबन है वो केवल और केवल संविधान के प्रावधानों के तहत ही हो सकता है। यानी उसको अगर निलंबित करने का, सस्पेंड करने का कार्य कोई करना चाहे तो संविधान के अनुच्छेदों में अगर इसका प्रावधान है तभी हो सकता है। कोई संसद या कार्यपालिका, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका मनमाने तरीके से इसका निलंबन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे कि इसका अगर कार्यपालिका को अधिकार दे दिया जाए कि वह आर्टिकल 32 के तहत निलंबन का अधिकार कार्यपालिका को मिल जाए, तो वो उसका हनन मनमाने ढंग से कर सकती है, तानाशाही रूप से कर सकती है, जैसा कि 75 से 77 तक इमरजेंसी पीरियड में इंदिरा गांधी ने किया। बहुत आसानी से वो कर सकती है, और संसद में अगर बहुमत हो तो सरकारें कर सकती हैं बार बार। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर संविधान में कोई प्रावधान हो इसके निलंबन का, तभी ये निलंबित हो पाएंगे। संसद और कार्यपालिका के मनमाने आदेश के तहत इसका निलंबन नहीं हो सकता। तो क्या मतलब हुआ? तब तो हमें अब आर्टिकल ढूंढना पड़ेगा कि भाई कोई ऐसा आर्टिकल है जो 32 को निलंबित कर पावे। हाँ, बिल्कुल है, आर्टिकल 359, आर्टिकल 359, आर्टिकल 359 क्या कह रहा है भाई, पहले ये देख लीजिए। आर्टिकल 359 यह कहता है कि यदि
देश में या देश के किसी राज्य में या किसी क्षेत्र में 352 यानी राष्ट्रीय आपात लागू हो तो 32 के तहत जो अधिकार दिए गए हैं या भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित किए जा सकते हैं। भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं वो राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित किए जा सकते। राष्ट्रपति को आदेश निकालना पड़ता है कि चूंकि 352 लागू है देश में, इसलिए भाग 3 के तहत जो मौलिक अधिकार है उसको निलंबित किया जा सकता है। तो उसमें भाग 3 का एक अंक 32 आ गया तो भी निलंबित हो जाएगा। लेकिन यहां माइंड करने वाली बात है कि 32 के निलंबन का मतलब उसकी बर्खास्तगी नहीं है, उसका समापन नहीं है। बस 32 के तहत व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को लागू कराने का जो अधिकार है उसका निलंबन होता है कि भैया कुछ दिन तक आप कोर्ट में नहीं जा पाओगे। जब तक 352 लागू है तब तक आप अपने मौलिक अधिकारों के रक्षण के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाओगे। यानी व्यक्ति के अधिकारों का लागू कराने का जो अधिकार है उसका निलंबन होता है, मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं होता। बस व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएगा, व्यक्ति हाई कोर्ट नहीं जा पाएगा। अधिकार तो जहां वहां है, भारतीय संविधान का भाग 3 जहां है वहां है, उसको कौन निलंबित का, वो तो बना ही है, उसका निलंबन नहीं हो पाएगा। बस उसको लागू कराने का अधिकार जो है निलंबन हो जाएगा। कब तक? जब तक 352 लागू है। 352 हटा तो आ गया। बस मैंने तो आर्टिकल 32 को आप देखें कि हमारे संविधान निर्माता इसको लेकर इतने ज्यादा सेंसिटिव थे कि उन्होंने इसको 4 भागों में इसका वर्णन कर दिया। और यही प्रमुख कारण था। ये ऐसे ही नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा। हालांकि संविधान की आत्मा मूल रूप से तो हम उद्देशिका को मानते, प्रस्तावना को मानते हैं, क्योंकि पूरे संविधान का वो सार है, पूरे संविधान का वो सेंट्रल आइडिया है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको इतना महत्व दे दिया, इसलिए भी महत्व दिया उन्होंने कि भाई लोकतंत्र हो रहा है, हजारों वर्ष की गुलामी के बाद लोग स्वतंत्र हो रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर व्यक्ति का हनन हुआ तो उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था। गाजर मूली के से ज्यादा व्यक्ति समझा नहीं जाता था। अंग्रेज अपने ब्रिटिश होटलों के बाहर लिखते थे, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। यानी व्यक्ति को डॉग की श्रेणी में इंडियंस को रखा गया था। तो डॉग से इंसान बनाने का, डॉग से नागरिक बनाने का जो प्रक्रिया है वो मौलिक अधिकार ही था। तो डॉग से इंसान बनाने की प्रक्रिया को लागू कराने के लिए भी आर्टिकल 32 दिया गया था। इसीलिए उसको 4 भागों में उसका व्याख्यान किया गया और इसीलिए इसके प्रति हमारे संविधान निर्माता इतने संवेदनशील थे, जिसका प्रमाण आज आपने 4 खंडों में देखा। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में अब हम किसी नए अनुच्छेद के साथ या भारतीय संविधान के उन अनछुए पहलू तक को लेकर फिर से उपस्थित होंगे जो आपके पढ़ाई के गहन समझ को विकसित करेगा और आईएएस जैसी सर्वोच्च परीक्षा में आपको सफलता की सीढ़ी पर पहुंचाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।